रियल लाइफ थ्रिलर हॉरर सस्पेंस स्टोरी अनजान कातिल। चैप्टर 1 घोर पाप। नहीं नहीं, उसे छोड़ दीजिए। भोलेराम की आवाज कांप रही थी। हाथ जोड़े हुए थे, आंखों में डर और विनती एक साथ तैर रहे थे। मूर्ख गडरिये, नागेश गर्जा। उसकी आवाज में जहर था। तुझे कहा था मैंने, पूरा पैसा टाइम पर दे देना। नागेश और उसका भाई परवेश दोनों ने एक साथ नजर घुमाई। वो 16 वर्ष की लड़की साधारण ग्रामीण कपड़ों में लिपटी, डरी हुई, सिमटी हुई, पर उनकी गंदी आंखों के लिए वो सिर्फ एक शिकार थी। उनकी निगाहें उसके जिस्म के हर हिस्से को नाप रही थी, निर्लज, क्रूर और वासना से भरी। चल, इस बार का ब्याज माफ समझ, नागेश ने ठहाका लगाते हुए कहा और भोलेराम को पैर से जोरदार लात मारी। अगले ही पल नागेश और परवेश ने उस बच्ची को बेरहमी से गोद में उठाया। वो चीख भी नहीं पाई। 4 लठैत हथियारों के साथ उनके पीछे पीछे बढ़ चले। साहब, मेरी बिन मां की बच्ची को छोड़ दीजिए। भोलेराम बदहवास होकर उनके पीछे दौड़ा। पैर लड़खड़ा रहे थे, सांस टूट रही थी, पर वो फिर भी गिड़गिड़ाता रहा। मेरी बच्ची को छोड़ दो साहब, 1-2 दिन में वापस भेज देंगे। उस लड़की को अपने कंधे पर लटकाए हुए परवेश चिल्लाया। फिर उसे बेरहमी से जीप में धकेल दिया गया। चारों जीपें एक एक करके चली। धूल का एक घना गुबार उठा और भोलेराम वहीं खड़ा रह गया। बस धूल और सन्नाटा। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये पैसे उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए उधार लिए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। और आज उसने सिर्फ अपनी बेटी नहीं खोई थी, उसने सब कुछ खो दिया था। उसके जीवन का सबसे अंधेरा दिन यहीं से शुरू हुआ था। उस रात भैरवपुर की सबसे आलीशान हवेली अस्वाभाविक रूप से रोशन थी। दियों और झूमर की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी, जैसे पत्थर भी उस रात की गवाही देने से डर रहे हों। हॉल के बीचों बीच वो 16 वर्षीय बालिका पूर्णतः नग्न खड़ी थी। चेहरे पर भय नहीं था, बस एक अजीब सी शांति, जैसे सब कुछ भीतर कहीं जम चुका हो। नागेश और परवेश सामने बैठे थे, आंखों में नशा, आवाज में सत्ता। 4 लठैत दीवारों से टिके खड़े थे, खामोश, पर उनकी नजरें बोल रही थी। अगर तूने हमें खुश कर दिया, परवेश ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, तो हो सकता है तेरे बाप का कर्ज यहीं खत्म हो जाए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उन 6 चेहरों को एक एक करके ध्यान से देखा, मानो किसी अनदेखे बही खाते में हर नाम, हर चेहरा दर्ज कर रही हो। घूर क्या रही है, नाच, नागेश की आवाज गूंजी। जो कहा जा रहा है वो चुपचाप कर, परवेश चीखा। वो जैसे किसी गहरे विचार से बाहर आई। कमरे में संगीत बजा, लेकिन उस धुन में कोई रस नहीं था, बस डर की धड़कन थी। परवेश हंसा। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर और गंदी हो गई। उसने शायद दारू कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो लड़की उन 6 राक्षसों को देखे जा रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस उस दर्द को अपने अंदर समेट रही थी। शायद वो अपने आप से ये वादा कर रही हो कि उसका भी समय आएगा और ये 6 पापी अपने पाप का दंड भोगेंगे। घूर क्या रही है, नाच, नागेश चीखा। वो लड़की अपने विचारों से बाहर आई और नाचने लगी। थोड़ी देर बाद परवेश ने कहा, चल लड़की, नाच गाना बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि तुझे लड़की से औरत बना दिया जाए। उसने उसे अपनी ओर खींचा और फिर एक झटके में नागेश की ओर धकेल दिया। बड़े भाई, आप ओपनिंग कीजिए। नागेश मुस्कुराया। उसने लड़की को उसकी गर्दन से पकड़ रखा था। वो उसे देख रहा था, परंतु उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी। शायद एक ऐसी खामोशी जिसे वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे।
वो लड़की उनके हर कृत्य को नोट कर रही थी और शायद उसका मौन इन पापियों के दंड की सीमा तय कर रहा था। एक पल के लिए नागेश झिझका। उसने उस लड़की को कसकर तमाचा मारा। आंखें नीची कर। उस लड़की ने अपनी आंखें नीची कर ली। नागेश ने अपने वस्त्र खोल दिए और जितनी बेदर्दी से हो सकता था उस लड़की का मान मर्दन किया। परवेश ने उस पूरे सीन का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे एडल्ट वेबसाइट पर पोस्ट भी कर दिया था। परवेश उस लड़की का, जो इस वक्त नागेश द्वारा रौंदी जा रही थी, देखते हुए बोला, तेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, बाद में तू खुद भी अपना परफॉर्मेंस देख लेना। नागेश के बाद परवेश ने भी उस लड़की के साथ अपनी हवस बुझा ली। जब परवेश उस कुकृत्य को करने में लीन था तब नागेश अपने उन लठैत को देखते हुए बोलता है, तुम लोगों को मजे लेने हो तो ले लेना और फिर इसे इसके बाप के पास छोड़ देना। चारों वासना भरी नजर से उसे देखते हैं और हामी में सर हिला देते हैं। दरवाजे बंद हो जाते हैं। संगीत तेज हो जाता है। जहां दियों की लौ अचानक कांप उठती है। रात लंबी थी, बहुत लंबी। एक एक कर उन 4 लठैत लोगों ने उस लड़की का शोषण किया और वो लड़की इस शोषण से अधमरी हो चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। आसमान में हल्की सी उजास फैल रही थी, जैसे रात अपने अपराध छुपाकर चुपचाप पीछे हट रही हो। चारों लठैत लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकले। नशा अभी उतरा नहीं था। आंखें लाल थी, आवाजें भारी। उन्होंने उस लड़की को जीप में बैठाया। वो बेहद कमजोर थी, सिर झुका हुआ, सांसें उथली हुई। एक ने बेमन से कहा, चल यार, इसे इसके बाप के पास छोड़ आते हैं। जीप कच्चे रास्ते पर बढ़ चली। पहिए धूल उड़ाते रहे। ड्राइवर का हाथ कांप रहा था। स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली थी। उन्होंने उसे हल्के में ले लिया था। उन्हें नहीं पता था कि उस खामोशी के भीतर अब भी चेतना बाकी है। जीप जैसे ही मोड़ पर पहुंची, लड़की ने आखिरी ताकत समेटी और अचानक स्टीयरिंग पर झपट पड़ी। अरे, ये क्या कर रही हो? एक चीख गूंजी। ब्रेक दबे, पर बहुत देर हो चुकी थी। जीप का संतुलन बिगड़ा। लोहा चीखा और अगले ही पल वाहन सीधे खाई में जा गिरा। एक तेज आवाज और फिर पूर्ण सन्नाटा। नीचे गहरी खाई में धुआं उठ रहा था। कोई हलचल नहीं थी और वो लड़की अब नहीं रही, लेकिन वो अपने साथ उन चारों जालिमों को भी ले जा चुकी थी। भैरवपुर में लोग कहते हैं कि उस सुबह सिर्फ 4 जानें नहीं गई थी। उस सुबह एक श्राप जन्मा था और नागेश परवेश के लिए वो सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ हिसाब मरकर भी पूरे किए जाते हैं।